नमस्कार, मैं संदीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, साक्षी मलिक गवर्नमेंट कॉलेज मोखरा रोहतक। मैं आपको बीए फाइनल का जो 5वां सेमेस्टर का खंड ख है आधुनिक हिंदी कविता, तो इसमें भारतेंदु युगीन कविताओं की प्रवृत्तियाँ आती हैं। भारतेंदु युगीन का आरंभ 1857 से माना जाता है। तब से ये हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भारतीय समाज और जीवन के मूल्यों को बदलने लगते हैं और साहित्य चेतना नवीन दिशाओं की ओर उन्मुख होने लगी है। और इसी युग में प्राचीनता के प्रति मोह और नवीन के प्रति ललक देखी जा सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ साथ में उनके साथ हैं बद्री नारायण प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन ठाकुर, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त आदि कवियों से भारतेंदु युग आरंभ होता है। और इसकी साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं। पहली है राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना क्या? भारतेंदु युग ने सबसे पहले 1857 की स्वतंत्रता क्रांति के बाद राष्ट्रीय भावनाओं से संबंधित कविता लिखी। एक ओर तो उन्होंने भारत के अतीत के गौरव का गान किया है और दूसरी ओर जो अंग्रेज़ों के अत्याचार थे, दमनकारी नीतियाँ थी, शोषण था, उनका वर्णन किया है। जैसे भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंसी के तन मन मुहूसै, जाहिर बातन माती तेज क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया है। दूसरी प्रवृत्ति है सामाजिक जागरण। सामाजिक जागरण क्या है? समाज में जागृति, जनजीवन से जोड़ा है काव्य को। जो रीतिकाल था उसमें जनजीवन का कोई उल्लेख नहीं था। तो जो इसमें नारी शिक्षा, विधवा विवाह, पुनर्विवाह पर बल दिया गया है। बाल विवाह, अस्पृश्यता, ऊंच नीच, अंधविश्वास, धार्मिक संकीर्णता, आडंबरों पर भी इन्होंने विरोध किया। समाज में फैली रूढ़ियों का खंडन करते हुए समाज में नई चेतना जागृत की है। जैसे भारत दुर्दशा में इन्होंने नई चेतना पैदा की है। भारतेंदु युग में भक्ति भावना भी देखी जा सकती है। इनकी भक्ति भावना राधा कृष्ण को सैगुण निर्गुण दोनों रूपों में भक्ति को अपनाया है। सैगुण निर्गुण रूपों में अपनाया है। राम काव्य की अपेक्षा कृष्ण काव्य की अधिक रचना हुई है। इस काल में भक्ति भावना का कोई सैद्धांतिक रूप देखने को नहीं मिलता है। तो उन्होंने राम कृष्ण देखो हूँ मेरी नाथ ठिडाई, कोई महा अधराशि रहन हम चहत मगत कहवाई। और आगे है इनकी श्रृंगार भावना। श्रृंगार भावना क्या है? जो भारतेंदु ने अपनी काव्य रचनाएं करी उन्होंने प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग में श्रृंगार की भावना की अभिव्यक्ति हुई है। श्रृंगार वर्णन रीतिकाल कवियों की भांति अश्लील और स्थूल नहीं है। इनके प्रेम वर्णन और श्रृंगार में मर्यादा का पालन हुआ। ठाकुर जगमोहन ने कहा है, अब यों उर आवत सजनी मिली जाऊं गरे लग की बतिया, मन की करी भांति अनेक ओ मिली कीजिए रस की बतियाँ। तो इन्होंने जो भी श्रृंगार का वर्णन किया वो बहुत ही मर्यादित और प्रेम का वर्णन किया है, रीतिकाल से हटकर किया है। और अगली प्रवृत्ति है हास्य व्यंग्य। इन्होंने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जो विषमताएं थी, हमारे समाज में फैली हुई विषमता और विसंगतियों का मजाक उड़ाने के लिए हास्य व्यंग्य ऐसे परिपूर्ण काव्य की रचना की है। इन कवियों ने प्रोड़ी, सयापा, गाली, इनके माध्यम से समाज पे जो बुराइयाँ थी उनके ऊपर कटाक्ष किया है। हरिश्चंद्र ने पाश्चात्य का अनुकरण करने वाले करारे व्यंग्य किए हैं, जैसे समीधन, नए जमाने की मुकरुई, मधुमास आदि में। जैसे मुँह जब लग गए तब छूटे नहीं, जाति मान धन सब लूटे, पागल करी मोई खराब क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। इन कवियों पर रीतिकाल का भी प्रभाव देखा जा सकता है। रीतिकाल में श्रृंगार काव्य की रचना हुई है। और अगला है प्रकृति वर्णन। इन्होंने प्रकृति में जैसे भारतेंदु ने होली, बसंत होली, अंबिका दत्त की पावस पचासा में स्वच्छंद प्रकृति का वर्णन किया। आलम्बनात्मक, उद्दीपनात्मक, मानवीकरण रूप से प्रकृति का बहुत ही सुंदरशाली वर्णन किया है। भारतेंदु ने अपने निज भाषा के प्रति राष्ट्र प्रेम, हिंदी भाषा के प्रति भी प्रेम देखा है। जैसे निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मिल बिन निज भाषा के मिटे नहीं है के सूल। अगली प्रवृत्ति है समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति क्या है? जब कवियों की संगोष्ठी होती थी, इसमें कोई पंक्ति दे दी जाती थी, उस पर कवि आपस में एक कविता बनाते थे।
तो इनकी क्या है, एक संगोष्ठी में समस्याओं की पूर्ति करते थे आपस में। और आखिरी है इसकी भाषा शैली, छंद और अलंकार। तो भारतेंदु युगीन की भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है इनके काव्य में। कोमलकांत पदावली, ओजपूर्ण शब्दावली का भी प्रयोग दे, मुहावरे लोकोक्तियाँ भी अपनाई गई हैं। मुख्य छंद के काव्य की रचना है, तो कहीं कहीं प्रबंध काव्य भी हैं। इनके मुख्य छंद दोहा, चौपाई, रोला आदि देखे जा सकते हैं। कुंडलियाँ का भी कहीं कहीं प्रयोग किया है। अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्ष अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो भारतेंदु युग बहुत ही प्राचीन और नवीन का समन्वय देखा जा सकता है। अगला है द्विवेदी युग की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। द्विवेदी युग का आरंभ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम है, जो 1903 में सरस्वती के संपादक बने थे। और इसके प्रमुख कवि हैं श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, दयासिंह रियोद, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय और माखनलाल सत्यनारायण आदि कवि प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रमुख विशेषता ये है, पहली है राष्ट्रीय भावना। जो मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्धि का कारण भारत भारती था, उन्होंने अतीत का गौरव गान किया है, देशभक्ति की भावना से संबंधित वर्णन किया। जो भारतेंदु में एक तरफ तो देशभक्ति, दूसरी तरफ राजभक्ति थी, परंतु इन कवियों ने देशभक्ति की भावना, अतीत का गौरव का गान करते हुए देशवासियों के में देश प्रेम की भावना को जागृत किया है। जैसे संपूर्ण देशों में अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है, भारतवर्ष है। और सामाजिक जागरण, समाज जागरण के लिए इन्होंने कविताएं लिखी हैं। इनमें सर्वाधिक बल नारी शिक्षा पर और विधवा विवाह पर जोरदार समर्थन किया है। विधवाओं की दीन दशा, अछूतोद्धार, सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास पर इन्होंने काव्य रचनाएं की है। यही नहीं, स्वार्थ की प्रवृत्ति, आपसी फूट और आलस्य जैसे अवगुणों पर भी काव्य का ध्यान दिया है। जरा फूट की दशा को खोल कर को दे देखो, खुद गर्जी का नशा खोल कर को आँख देखो। अगला है इनकी धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक चेतना। जो धार्मिक चेतना अत्यधिक उदार और व्यापक है। इन्हें केवल राम कृष्ण का गुणगान नहीं करते, अपितु समुचित मानव जाति के कल्याण के बारे में चिंतन करते हैं। युग में कवियों ने ईश्वर प्रेम ने विश्व प्रेम को धारण कर लिया था। जैसे अदय सिंह रियोद ने कृष्ण को महामानव के रूप में, लोक सेवक के रूप में वर्णन किया है, और राम कृष्ण को आदर्श मानव के रूप में निर्मित करते हैं। जैसे साकेत में मैथिली शरण गुप्ते हैं, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग लाया हूँ, धरती को स्वर्ग बनाने आया हूँ। अगला है नारी भावना। नारी जो उपेक्षित नारी थी, उसका उताद और महान रूप में वर्णन किया है। उपेक्षित नारियां थी उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी कैकेयी, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला और कैकेयी यशोधरा आदि नारियों का वर्णन किया है। नारी के बारे में कहा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आँखों में पानी। अगला है प्रकृति वर्णन। द्विवेदी युग में प्रकृति के सभी रूपों का वर्णन हुआ है। स्वच्छंद, जैसे अदय सिंह रियोद ने पवन दूती का मानवीकरण के रूप में किया है, आलम्बन, उद्दीपन, सभी तरीक़ों से सभी कवियों ने इसका वर्णन किया है। इतिवृत्तात्मक, द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्ति इतिवृत्तात्मकता। इसमें आदर्श और नैतिक शिक्षा का बहुत बल दिया गया था, और पौराणिक और ऐतिहासिक आख्यानों का वर्णन बड़े ही व्यापक रूप से इन्होंने अपने काव्य में किया, जिससे ये काव्य निरस और शुष्क पड़ गया था। स्वच्छंदतावाद, द्विवेदी युग में ही स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्तियाँ शुरू हो गई थी। इसके प्रमुख कवि थे श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी ने स्वच्छंदतावादी कविताएं देखी जा सकती हैं। और भाषा सुधार का कार्य, द्विवेदी युग में भाषा सुधार का कार्य बहुत ही जोर से हुआ था। इसके प्रमुख आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। उन्होंने इसके संस्कार को दूर करके और भाषा को परिष्कृत खड़ी बोली के रूप में बनाया था, काव्य उपयोगी। हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति भी खड़ी द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्ति है। इसमें धार्मिक सामाजिक कुरीतियों पर, फैशन पर, आडंबरों पर करारे व्यंग्य किए। जैसे बालमुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन पर तीखा व्यंग्य करते, झूठ को सच दिखलाते हैं, सो ही सच्चा साधु कहते हैं। और कला पक्ष, लास्ट है भाषा शैली। भाषा शैली कैसी है, द्विवेदी युग की भाषा शैली खड़ी बोली हो गई थे।
और इसमें महाकाव्य भी लिखे गए हैं, खंड काव्य, जैसे मैथिली शरण गुप्त ने 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्यों की रचना की है। और भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है। इसमें अलंकार और रसों में विविधता देखने को मिलती है। और छंद रोला, छप्पे, सार, हरिगीता, सरसी आदि छंदों का खुलकर प्रयोग हुआ है। द्विवेदी काव्य धारा उपयुक्त जान पड़ती है इस प्रकार। अगला है छायावाद। छायावाद क्या है? द्विवेदी युग की उपदेशात्मक और सुधारवादी प्रवृत्ति के कारण ही छायावाद का आरंभ हुआ था। छायावाद में प्रेम और श्रृंगार की कविताएं हैं, परंतु वह प्रेम और श्रृंगार मर्यादित है। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है, सूक्ष्म विद्रोह। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा छायावाद को 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध कथा वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत अज्ञात प्रियतम परमात्मा को आलंबन बना करके अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम के अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष में है। और नंद दुलारे वाजपेयी ने भी इसी प्रकार कहा है, मानव और प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य हो सकती है। छायावाद की यानी कि भाव विचार कुछ कहे और उसकी छाया अन्यंतर पड़े। तो इसी प्रकार नगेंद्र ने एक और स्वीकार किया है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह मानते हुए साथ ही छायावाद की एक विशेष प्रकार की भावपत्ति है, जो जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण होता है। इसकी प्रमुख प्रवृत्ति है व्यक्तिकता। व्यक्तिकता क्या होता है? मनुष्य के स्वयं का व्यक्ति, जिसमें सुख दुख आदि को अनुभव करता है, उसी को अभिव्यक्त करता है। छायावादी कवियों में आत्मनिष्ठ कविता लिखी हैं। ये निर्भुकता पूर्वन निजी सुख दुख, हर शोक, आशा निराशा की अभिव्यक्त है। वे विषय की खोज कहीं बाहर नहीं जाते, बल्कि अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों को वाणी देते हुए दिखाई देते हैं। जैसे आशु प्रसाद की है। प्रेमानुभूति। प्रेम की अनुभूति मुख्य आधार है। प्रेम की अनुभूति मानव प्रकृति और ईश्वर तक फैली हुई है। प्रेम के क्षेत्र में कवि मानवीय प्रेम से जुड़े हुए हैं। उनके सूक्ष्म मानवीय भावनाओं, आशा निराशा, पीड़ा, स्मृति, विषाद आदि का चित्रण मिलता है। जैसे आंसू में कहता है, इस क्रूण कलील हृदय में विकल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों से असीम वेदना गरजती है। सौंदर्य चेतना। इस छायावादी कवियों ने उताद और व्यापक चित्रण किया सुंदरिकता का। सौंदर्य चेतना मानव प्रकृति भावों तक व्याप्त है। कल्पना के द्वारा सौंदर्य की अनेक छवियां अंकित करते हैं। प्रसाद या पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा गया है। अगली चेतना है स्वानुभूति, वेदना की अभिव्यक्ति। यानी कवियों ने निजी सुख दुख और पीड़ा को अत्यधिक वर्णन किया है अपने काव्य में, क्योंकि महादेवी पति से अलग होकर के एकांकी जीवन जीने को मजबूर हो गई और पंत भावी पत्नी की कल्पना करते हुए उसका विवाह ही नहीं हुआ। निराला जीवन काल में ही विदुर हो गए और प्रेम के क्षेत्र में असफलता के कारण कवियों ने स्वानुभूत वेदना प्रकट की है। और प्रकृति वर्णन। छायावाद और प्रकृतिवाद एक बहुत ही अटूट संबंध है। इन्होंने आलम्बनात्मक, उद्दीपनात्मक, मानवीकरण, दूती, रहस्य आदि के रूप में छायावाद का वर्णन किया है। जयशंकर प्रसाद की लहर में है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटूसा नागरी। तो इसमें प्रकृति का बहुत ही सौंदर्यशाली वर्णन किया गया है। रहस्यानुभूति। इनके काव्य में रहस्यानुभूति बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। महादेवी वर्मा अज्ञात अगोचर सत्ता के साथ रागात्मक संबंध स्थापित करना चाहता है। रहस्यवाद कहते हैं जो रागात्मक, जो दिखता नहीं है उस परमात्मा के प्रति कहती है, कौन तुम मेरे हृदय में नित प्रति आते हो। अगली है नारी भावना। नारी भावना क्या है? इन्होंने नारी विषयक धारणाएं, नारी को प्राचीन नारी की भांति ऊंचा दर्जा दिया है। वे नारी को देवी, माँ, सहचरी, प्रेसी कह के संबोधित करते हैं। और कवियों ने नारी को ममता, त्याग, प्यार, संयोग का खुलकर वर्णन किया है। नारी के सौंदर्य तक गई है, उनकी वासनात्मक कहीं नहीं है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो,
विश्वास रजत नग पग के समतल में, पीयूष रोची बहाक्रो जीवन के सुंदर समतल में। और राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना, इसमें जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से देश प्रेम की भावना और राष्ट्र गौरव के प्रति गीत लिखे हैं और अंग्रेज़ों के विरुद्ध अत्याचार का वर्णन किया है। तो प्राचीन इतिहास को उठा करके भी उन्होंने अपने काव्य में किया है। निराला ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जागो फिर एक बार कविता लिखी है। तो ये राष्ट्रीय भावना के और मानवतावाद की स्थापना, मानवतावाद सभी कवि टैगोर, रामकृष्ण परमहंस, अरविंदो दर्शनों से अत्यधिक प्रभावित रहे हैं। जैसे कामयानी में वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करना चाहते हैं। कामयानी में वेदना मानव कल्याण से अनुप्रमाणित है। लास्ट आ जाता है इसका कला पक्ष। कला पक्ष होता है भाषा शैली, जिसमें भाषा छायावादी शैली में किया गया है। भाषा खड़ी बोली थी, संस्कृत हिंदी शब्दों का प्रयोग किया है। इसमें लाक्षणिकता और मूर्त प्रत्यक्षीकरण, भाषा की वक्रता, विरोध, चमत्कार, कोमल पद विन्यास आदि का सफल प्रयोग किया गया था। और अगला है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद क्या है? प्रगतिवाद जो कार्ल मार्क्स ने रूस में मार्क्सवादी या साम्यवाद की स्थापना करी थी, उसी को ही प्रगतिवाद कहते हैं। भारत में सबसे पहले 1936 में आरंभ हुआ था। मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में हुई थी। तब से इसका माना जाता है। छायावाद की भी एक कमी थी, क्योंकि प्रेम और अपने ही सुख दुख में डूबे रहते थे, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों से बेखबर थे। इस वजह से प्रगतिवाद का आरंभ हुआ। प्रगति का अर्थ है आगे बढ़ना। जो साहित्य जीवन में आगे बढ़ने में सहायक हो, प्रगतिशील साहित्य है। प्रगति का अर्थ आगे बढ़ना आवश्यक, परंतु विशेष ढंग से, विशेष दिशा में एक विशेष परिभाषा है। इसे भौतिकवाद कहते हैं। शिवदान सिंह चौहान लिखते हैं, प्रगतिवाद साहित्य की धारा नहीं है, साहित्य का मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। साम्यवादी विचारों का प्रसार करने वाली साम्यवादी लक्ष्य की पूर्ति में योगदान देता। साम्यवाद क्या है? पूंजीपतियों का धन गरीबों में बांटते, जिससे वे उनका विकास हो सके। इस प्रकार दोनों में साम्यवाद हो सकता है। इसके प्रमुख कवि हैं रागणे राघव, रामेश्वर शुक्लंकन, रामविलास शर्मा और त्रिलोचन शास्त्री। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, शोषित और उपेक्षित व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति। जो पिछड़े वर्ग हैं, लोग शोषित हैं, दलित हैं, निर्धन किसान मजदूरों के प्रति सहानुभूति का स्वर दिखाया गया है। उसे सर्वहारा वर्ग नाम दिया है। प्रगतिवादी कवि वर्षों से दमित, शोषित और किसान मजदूरों को उनको संगठित करने की शक्ति से परिचित कराना चाहता है। जैसे एक निराला ने एक भिखारी का वर्णन किया, वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता है, पेट पीठ मिलकर चल रहा है लुटिया टेक। तो गरीब मजदूर का वर्णन किया है। अगला शोषकों और पूंजीपतियों का विरोध। मार्क्सवादी और साम्यवादियों की भांति प्रगतिवादी कवियों ने भी पूंजी व्यवस्था का विरोध करता है और पूंजीपतियों को लाभ कमाने के उद्देश्य से मजदूरों से अधिक परिश्रम कराता है, उसे न्यूनतम पारिश्रमिक देता है, यानी कि कम दिहाड़ी देता है। पूंजी लगाकर पूरा लाभ अपना हक मान लेता है। मशीनों के साथ साथ मजदूरों की परिश्रम कराता है। तो बिना पूंजीवाद को मिटाए किसी तरह भी जीवन स्वस्थ नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ज्ञान विज्ञान में किसी प्रकार कोई कल्याण नहीं हो सकता। ज्ञान विज्ञान से भी नहीं हो सकता जब तक पूंजीवाद को नहीं मिटा जाएगा। सामाजिक व्यवस्था के प्रति भी विरोध। जो समाज में हमारी व्यवस्था है उसके प्रति विरोध कहा है। जाति और धर्म के नाम पर मनुष्य दूसरे का शोषण करते हुए दिखाई देते हैं। और यथार्थवाद का भी चित्रण किया है। यथार्थवाद क्या है? सामाजिक विषमताओं, पूंजीपतियों ने पीड़ित मजदूर, सामंत आदि किसानों की दयनीय दशा का अपने काव्य में चित्रण किया है। मार्क्सवाद का यशोगान। जो रूस में मार्क्सवाद है, लाल सेना थी, उसका पूरे विश्व के मजदूर किसानों में होने वाले अत्याचारों को रोका जा सके, रूस में स्थापित साम्यवाद के गुण ही गुण दिखाई देते हैं। जैसे लाल झंडा, लाल सेना, उसकी वह समाधि हृदय की आज अभिनंदन कर रही है। क्रांति का स्वर। जो प्रगतिवादी कवि हैं उनमें क्रांति का स्वर है, वह
रूस और फ्रांस में जो हुई रजत क्रांति के पक्षधर में चाहते हैं कि पूरे देश के सर्वहारा वर्ग के लोगों साथ मिलकर के शोषकों और पूंजीपतियों का विरोध में क्रांति करें और पूरी सामाजिक व्यवस्था को एक साथ बदल दें। नारी के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण, जैसे पंत ने कहा है, मुक्त करो नारी को, सर्जक प्यारी नारी को। और निराला ने, जैसे मैंने देखा इलाहाबाद के पथ पर गुरु हथौड़ा हाथ में लिए, तो ये इन्होंने प्रगतिवादी चेतना से नारी के प्रति अबला कह करके उसकी दयनीय दशा का चित्रण, उसके प्रति सहानुभूति और संवेदना प्रकट की है इन कवियों ने। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रति जागरूक थे। जो भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाएं थे उनको अपने काव्य रूप में वर्णन करते हैं। लास्ट है भाषा शैली। इन कवियों ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा सहज सरल तत्सम तद्भव शब्दाली है। अतुकांत यानी मुक्त छंद कविताओं का आरंभ हो गया था, मुक्त छंद कविताओं का वर्णन किया है। अगला आ जाता प्रयोगवाद। प्रयोगवाद क्या है? प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में तार सप्तक से माना जाता है। दूसरा कारण है प्रगतिवादी कविताओं की असंख्य विशेषताओं और सामाजिक के बावजूद अल्पकालिक तक ही जीवित रही, क्योंकि वह राजनीतिक दृष्टिकोण से प्राथमिकता देते रहे और मानव मूल्य, कलागत जो मूल्य थे, कला के मूल्य, उनकी उपेक्षा करने लगे थे। तो प्रयोगवाद का जन्म हुआ था 1943 में तार सप्तक से। इसके प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ थे, जिन्होंने अपने 7 कवियों के साथ इस काव्यधारा का आरंभ किया था। ये प्रमुख तार सप्तक के कवि हैं। गजानन, माधव, मुक्ति बोध, नेमी चंद्र जैन, भारतभूषण, प्रभाकर, माचवे, रामविलास शर्मा, गिरजा कंवर नाम गिनाए जाते हैं। दूसरा सप्तक 1951 में आरंभ हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश रघुवीर साय, धर्मवीर भारती शामिल हैं। और तीसरा सप्तक में मदन वात्स्यन, केदारनाथ, सर्वेश्वर दाल आदि शामिल हैं। प्रयोगवाद के बारे में कहा जाता है कि अज्ञा ने कहा, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे हैं, न ही प्रयोग अपने आप में इष्ट और साध्य नहीं है। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक निरर्थक है जितना कि हमें कवितावादी कहना। यानी प्रयोग करना एक नई बात है, परंतु हमें प्रयोगवादी में कहना अलग बात है। इसके प्रयोगवाद के अन्य भी परिभाषाएं दी हैं, जैसे नकेनवाद, प्रपंदवाद नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख प्रवृत्ति है व्यक्तिकता का उद्घाटन, यानी अहन घोर व्यक्तिकता थी, मूल स्वर व्यक्ति था। कवि ने मन की अनुभूति और विचारधारा का विशेष रूप से व्यक्त किया है, क्योंकि अपने ही जीवन के सुख दुखों का अपने काव्य में वर्णन किया है, इसीलिए इसको व्यक्तिकता का उद्घाटन का। दूसरा, इन कवियों में बौद्धिकता थी। जो प्राचीन कविताएं हैं उनमें भावुकता है, भाव से भरे हुए हैं, परंतु आज की कविताओं में हर भावुकता के आगे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि उसमें इतना सार या भाव रस नहीं आ रहा है, परंतु उसमें बौद्धिकता की ज़्यादा प्रयोग किया गया है। अगला, निराशा की अभिव्यक्ति। प्रयोगवादी काव्य में आशा निराशा दोनों स्वर मिलते हैं। जो आम आदमी है, कोई आशा करके काम करता है, उसको सफलता नहीं मिलती तो निराशा हाथ लगती है। निराशा से इन कवियों ने निराशा को काव्य की प्रवृत्ति में बदला है। नंगन यथार्थवाद। इस प्रयोगवादी काव्य में अश्लील, असामाजिक, अस्वस्थ प्रवृत्तियों को अधिक स्थान दिया गया है। वे कवि दमित वासना और कुंठाओं का चित्रण करते हुए दिखाई देते हैं, तो कहीं कहीं लगता है कि मानो वासना ही उनके काव्य का प्रतिपाद्य हो गया। मासल श्रृंगार का वर्णन करते हैं। अगला है क्षणवाद। क्षणवाद क्या है? यानी प्रयोगवादी कवि न तो भविष्य की कामना करते, न ही भूतकाल पर पछतावा करते हुए वर्तमान के क्षण को ही भोगना चाहते हैं, वर्तमान को ही मानते हैं। और मानवतावाद। वे प्रयोगवादी कवि अपने अहन को खोल से बाहर तो नहीं निकला, परंतु मानवतावादी विचार का अवश्य घोषणा करता है। वह दीनहीन लोगों की व्यथा सुन कर के उसका चित्रण करता है। मेहनत मजदूरी करने भदेश का चित्रण मुख्य प्रवृत्ति है प्रयोगवाद की। भदेश का अर्थ है जो समाज की कुरुचियाँ हैं, विकृतियाँ हैं, भद्दे दृश्य हैं, उनको अपने काव्य में चित्रण देना। घृणित वस्तुओं को भी जीवन से जुड़ी हैं, इसलिए उनको त्याज्य न मान के काव्य में वर्णन किया है। अगला है नास्तिकता। नास्तिकता है इन कवियों ने भगवान के प्रति
नियति और मंदिर दैविक शक्तियों में कोई विश्वास नहीं है, स्वर्ग नरक के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे रात में मैंने एक सपन देखा, मैंने देखा मेनका अस्पताल में नर्स हो गई है। तो इस प्रकार उन्होंने व्यंग्य किया है। व्यंग्य भी इसकी प्रमुख प्रवृत्ति है। व्यंग्य का पूरा फुट यानी विसंगति हमारे समाज में धर्मों में बटा हुआ है, ऊंच नीच में बटा हुआ, विषमताएँ, राजनीतिक कटूल चालों और धर्म के पुरोहितों पर करारे व्यंग्य किए हैं। इन्हें खोखलापन, स्वार्थ कवि के मन में खिज उत्पन्न कर देता है। जैसे साहब तुम सभ्य हुए तो नहीं होगे, इस नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। तो प्रकृति वर्णन भी एक प्रवृत्ति है प्रयोगवाद की। इन्होंने प्रकृति के नए काव्य का वर्णन किया है, नए नए रूपों को। और कला पक्ष, प्रयोगवाद की भाषा शैली खड़ी बोली थी। इसमें संस्कृत, अंग्रेजी आदि ग्रामीण देशज शब्दों का प्रयोग किया है। शब्दों को तोड़ना मोड़ना इनके लिए प्रयोग है। और जैसे मुक्ति बोध का ब्रह्माराक्षण, औरंग टोरंग, गांधी, सुभाष, तिलक, रावण, नवीन उपमान प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। अगला है नई कविता। नई कविता का आरंभ प्रयोगवाद की प्रतिक्रिया में आया। प्रयोगवादी काव्य के प्रति असंतोष होने लगा था। उसके स्थान पर नई कविता नाम की पत्रिका का प्रकाशन 1954 में हुआ था, जो अर्धवार्षिक थी। इसके संपादक जगदीश गुप्ता और रामस्वरूप चतुर्वेदी थे। जो नई कविता में क्या है, वर्तमान जीवन की असंगतियाँ, अजनीपन और अकेलापन की प्रवृत्तियों को ज़्यादा स्थान दिया गया है। प्रयोगवादी कविता एक दूसरा सोपान है, परंतु इसमें अजनबीपन, ये असंगतियाँ थी, अकेलापन था, ये ज़्यादा महत्व दिया गया। जो प्रयोगवादी कवि थे, नरेश मेहता, रघुवीर शाह, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर, यही नई कविता के कवि कहलाए हैं। ये नई कविता में आ गए थे। नई कविता में अन्वेषण की दिशा में नए एक्सतीज उभर कर आए हैं। यथार्थ की नई दृष्टि मिलती है और संक्रमण के बीच नए मूल्य की संभावना भी आभासित हुई है। और साथ ही भाव बोध के नए सत्रों आयामों को उद्घाटित करने के लिए उपयुक्त भाषा शैली और शिल्प की उपलब्धि भी हुई है। इसकी प्रमुख विशेषताएं, जैसे प्रयोगवाद में व्यक्तिकता, बौद्धिकता और निराशा की ज़्यादा थी, परंतु इसमें क्या है, समाज की प्रवृत्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। यथार्थ बोध का वर्णन किया गया है। नई कविता में आधुनिक प्रवेश और समाज की कविता है। इसमें वास्तविकता और विसंगतियों बड़ी ईमानदारी से व्यक्त, न तो इसमें पलायनवाद है न प्रयोगवादी मनोग्रंथियां है। दूसरी प्रवृत्ति है नव मानव की कल्पना। जो इन्होंने नए मानव, जो उपेक्षित था, मध्यवर्गीय था, लघु मानव था, उसको अपने काव्य का विषय बनाया है। उसके प्रति नवीन दृष्टिकोण है। नई कविता में मानव के मन की पहचान, उसकी राग, विसंगतियों और प्रवृत्तियों को समझने का प्रयास करती हैं। अगली है आशा निराशा, आस्था नास्था। जैसे धर्मवीर भारती की अंधायुग में आस्था नास्था, आशा निराशा का गीति नाट्य है, उसको काव्य में स्थान दिया गया है, क्योंकि आदमी निराशा और अनास्था के भाव को दर्शाया गया है, तो कहीं दूसरी तरफ आशा आस्था का स्वर दिखाई देता है। अगला है मानवीय प्रेम। मानवीय प्रेम हर पल प्रेम करता है। नारी के प्रति स्वच्छंद प्रेम की भावना तो दिखाई देती है, परंतु कहीं कहीं वासनात्मक अश्लीलता की झलक भी आ जाती है। और मानव लघुता और गरिमा का चित्रण। आज के मानव की असहाय दयनीय स्थिति में चित्रित किया गया कि उसकी लघुता के भाव दर्शाया गया है। कविता में लघु मानव की इस लघुता से निकालकर उसे कर्मठ का उपदेश भी दिया गया है। दृढ़ संकल्प की भावना भी बढ़ता है। कुंठाओं और वर्जनाओं, प्रगतिवादी युगों में जो वर्जनाओं का अत्यधिक बल दिया था, तो प्रयोगवादी में कुंठाओं और दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति थी। परंतु जो नई कविता है, इसमें दोनों की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। कुंठा और वर्जना, जो हमारी काम वासनाएं उनको पूरी न होने पर वे कुंठा बन जाती हैं। और विसंगति विद्रूपता, विसंगति क्या होती है, हमारा समाज ऊंच नीच विभिन्न धर्मों में बटा हुआ है, इसकी विद्रूपताएं के प्रति जागरूक है। तत्कालीन भारतीय राजनीति समाज में जो विसंगति विद्रूपताएं सामने आई हैं, कवियों का मोह भंग हो चुका था। उन्हें आर्थिक धरातल पर आक्रोश, घृणा, नाराजगी, द्रोह का स्वर सुनाई देता है। द्वंद्व और संघर्ष, यानी रोटी के लिए
कमाने के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना, जिंदा रहना मानव के लिए एक समस्या बन चुका है गरीब आदमी के लिए। तो संघर्ष और द्वंद्व से जूझता है। जब भी मैंने उससे कहा देश का शासन और राशन, उन्होंने मुझे रोक दिया। वे मुझे अपरा के असली मुकाम पर उंगली रखने से मना करते हैं। चिर परिचित वास्तविकताओं का वर्णन। इस काव्य में वास्तविकताओं का, यथार्थ वास्तविकताओं का अपने काव्य में वर्णन किया गया है। जैसे चूड़ी का टुकड़ा, चाय की प्याली, बाटा की चप्पल आदि पर काव्य रचनाएं की है। यथार्थ की पीड़ा, जो सामाजिक यथार्थ जीवन का मार्मिक परिस्थिति है, उनकी पीड़ाओं का अपने काव्य में वर्णन किया है। दूसरी ओर ठोस सच्चाइयों पर भी प्रकाश डालती है। राजनीतिक प्रश्नों का ईमानदारी से उद्घाटन किया गया। कला पक्ष, इसमें प्रतीकों का, उपमानों का, बिंबों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। इसमें जैसे जनता भेड़ का प्रतीक है और जो सत्ताधारी नेता हैं वे भेड़िए के प्रतीक हैं, और जो व्यवस्था है वह अजगर की भांति हमारे को खा रही है। अगली कविता की प्रवृत्ति है समकालीन कविता। समकालीन कविता क्या है? समय सामयिक जीवन से किसी न किसी रूप में जुड़ी रहती है। आज के समय सामयिक वातावरण का वर्णन करना उसे समकालीन कविता कह लेते हैं। समकालीन समस्याओं और सरोकार के बदलते जाते हैं, परंतु जो सार्वजनिक और सर्वदेशिक मूल्य होते हैं वे कभी नहीं बदलते। ये मूल्य ही साहित्य के प्राण कहलाते हैं। एक सफल कवि मात्र समकालीन घटनाओं से ही प्रतिबद्ध नहीं होता, बल्कि उन घटनाओं को अपनी कल्पना में डुबोकर नया रूप प्रदान कर देता है। समकालीन कविता में वैज्ञानिक आविष्कारों, मशीनीकरण से उत्पन्न सुविधा, भौतिकवादी भावनाओं और व्यक्तिगत स्वार्थों से जुड़ी है। पिछले कुछ वर्षों में हमारा देश पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद, सांप्रदायिक द्वेष, दलित चेतना और आर्थिक विषमता, नारी शोषण, बेरोजगारी, असंख्य समस्याओं का सामना कर रहा है। दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति का खुलापन, दूरदर्शन, नए चैनलों की लोकप्रियता, आर्थिक उदारीकरण, भूमंडलीकरण आदि कविताओं को प्रभावित करती हैं। तो समकालीन कविताओं पर बल प्राप्त होता है। समकालीन कविता आधुनिक बोध से जुड़ी हुई है। विशंबरनाथ उपाध्याय कहते हैं समकालीन कविता में जो हो रहा है उसका सीधा खुलासा उसे पढ़कर वर्तमान काल का बोध हो सकता है, क्योंकि इसमें जीते और संघर्ष करते, लड़खड़ाते, बौखलाते, तड़पते, गरजते और ठोकर खाकर सोचते आदमी का परिदृश्य है। आज की कविता काल अपने गत्यात्मक रूप में है, ठहरे हुए क्षण और क्षणांक के रूप में नहीं है। तो इस प्रकार इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। विषय की व्यापकता, जो मुख्य व्यापकता क्या है? जो समकालीन कविता में मानव से जुड़े प्रत्येक पहलू को उकरने का प्रयास किया है। राजनीतिक उठापटक, संसद में मुक्केबाजी, नेताओं की छल कपट और राजनीतिक, यानी बहुत सारे विषय पर काव्य रचना की है। दूषित राजनीतिक वर्ण, दूसरी प्रवृत्ति है इसकी मुख्य, दूषित राजनीतिक वर्ण। राजनीति हमारे प्रत्येक पहलू को प्रवेश कर चुकी है। आज घर घर में राजनीति हो रही है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, घोटाला, शोषण, भाई भतीजावाद, नेताओं के दल बदल आदि को काव्य में वर्णन किया है। जनतंत्र एक ऐसा तमाशा जिसकी जान मदारी की भाषा में है, वह यह ऐसा शब्द है जिस रोज सैकड़ों बार हत्याएं होती है, वह भेड़िए की जबान पर जिंदा है। उदारीकरण, उदारीकरण क्या है? व्यापार। आज विदेशीय कंपनियां हमारे को गुलाम बनाने के नए नए तरीके सुझारी हैं। जैसे धर्मवीर भारती कविता है गुलाम बनने वाले तक। तो नए नए बाज़ार और संस्कृति, और भारत में बहुत बड़ा बाज़ार है जहां अपना सारा माल खपाना चाहते हैं, विदेशी कंपनी आना चाहती हैं। इस देश में खुदा ही मालिक है, देश का नहीं। हुजूर के ये ईमान, धर्म और ईमान का खेत खलियान का, जिंदा मुर्दा इंसान को बेचते हैं बाजार, जय बाजार जय बाजार। नवीन चेतना का उद्घाटन, समकालीन कविता में नवीन चेतना को विशेष महत्व दिया है। प्रमुख कवि नागार्जुन, राजकमल चौधरी, इलादी युगीन रुचियों आवेगों का वर्ग संघर्ष में अपनी कविताओं को विशेष स्थान दिया गया है। जैसे सर्वहारा वर्ग का चित्र अंकित किया है। ईश्वर और धर्म संबंधी वर्णन, इन कवियों का ईश्वर और धर्म के प्रति विश्वास बिल्कुल उठ चुका है। व्यक्तिगत दुखों और सामाजिक विषमताओं का वर्णन करते हुए दिखते हैं। अलगाव बोध, अलगाव बोध क्या है? एक प्रकार की आम आदमी के जीवन में निराशा, पीड़ा, संतरास में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, और बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। मानव जीवन अलगाव बोध का शिकार होता जा रहा है दिन प्रतिदिन।
समकालीन विसंगतियां हैं। आज मानव बिखरता, पलायनपन, अजनबीपन, बेगानापन की प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं। वातावरण में विसंगतियों से भरा हुआ है, इसे हाहाकार मची हुई है। यौन विकृतियों का उद्घाटन। समकालीन कवियों ने यौन अश्लीलता का अपने काव्य में स्थान दिया है, जिससे इनकी कविता में अश्लीलता आ गई है। प्रकृति वर्णन। जो समकालीन कविता है महानगरीय जीवन की निराशा, कुंठा, यौन शोषण को अपनी कविता में स्थान देता, वहीं ग्रामीण प्रवेश को झांकने की कोशिश भी करता है। ग्रामीण प्रवेश की भी कवियों। शिल्प पक्ष। भाषा जनवादी भाषा कही गई है, सपाट बयानबाजी है, मोहरे लोकोक्तियों का भी प्रयोग है, तत्सम तद्भवोद्देश्य उर्दू शब्दों का भी अपने काव्य में प्रयोग किया गया है। और इसमें उपमान, प्रतीक, नए बिंबों का अपने काव्य में प्रयोग किया है। इस प्रकार ये आधुनिक हिंदी कविता जो सेमेस्टर 5 में है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।